नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। 60 प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? आपको यह बताना है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है अप्रेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत, चौथा है वासजेस पर्वत। तो सबसे पहले दोस्तों आपको भ्रंशोत पर्वत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। भ्रंशोत पर्वत को दोस्तों हम ब्लैक पर्वत भी कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो है पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने से होता है। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम्पल की कि भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण बताइए, तो इसके उदाहरण है दोस्तों यूरोप की राइन घाटी एक है, दूसरा क्या है वासजेस पर्वत है। तो यहाँ पे आपका जो वासजेस पर्वत लिखा है यह क्या है? एक भ्रंशोत पर्वत है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्या यह सत्य है? तो यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कथन बी है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, यह भी सही है। और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, तो यह भी सही है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की जो घूर्णन तथा परिक्रमण काल है ये दोनों लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ए कथन भी सही है, बी भी सही है और कथन बी जो है ए की व्याख्या भी करता है। यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ए बी सी कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जो आग्नेय सेल होता है और अवसादी सेल होता है, जब यह उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आता है तो यह जो है कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है, ये तो आपका सही है। दूसरा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, यह भी कथन सत्य है दोस्तों। कायांतरित सेल जब उच्च ताप और उच्च दाब के प्रभाव में आता है तब यह जो है द्रवित मैग्मा बन जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। तीसरा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी सही है दोस्तों। संगमरमर एक कायांतरित सेल भी है। यहाँ पे दोस्तों आपका ए बी सी तीनों कथन सही है। तीनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में के किस परत में आने पर जल जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल? देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, ये मध्यमंडल दोस्तों क्या है? ये जो है वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित होती है? ये समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। तो सबसे नीचे जो परत होती है वायुमंडल के वह आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद कौन सी है? समताप मंडल, उसके बाद कौन सा? फिर मध्यमंडल, फिर उसके बाद जो है आपका आयन मंडल और उसके बाद बाह्यमंडल। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है आपको यह बताना है। लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋतु प्रवास जो है यह लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी लोग देखिए। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। क्या अस्थायी पवनों के बारे में सही है? तो बिल्कुल सही है। अस्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा ऑप्शन है, पश्चिम एवं पूर्वी इनके उदाहरण हैं। तो अस्थायी पवनों के उदाहरण जो है पश्चिमी पवने और पूर्वी पवने हैं, यह भी आपका सही है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों यहाँ पे आपका सही है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों
सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है, किसके उदाहरण है आप बताइए? शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, या उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, या भूमध्य सागरीय वनस्पति के? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्राजील के कंपोस, वेनेजुएला के लानोस और अफ्रीका का सवाना, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। ठीक है, किसके हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। यहां पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। क्या यह सही है? तो दोस्तों यह जो है बिल्कुल गलत है। जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं होता है। जलवायु एक निश्चित समय अंतराल पर होने वाला परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यह भी गलत है दोस्तों। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जो है वर्षा पर भी निर्भर करती है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है इस पर भी निर्भर करती है, पवनों पर निर्भर करती है, और अक्षांश तथा देशांतर की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए दिया है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? क्या बायोगैस है, या प्राकृतिक गैस, या भूतापीय ऊर्जा, या मोम? आप लोग बताइए इसमें सही जवाब क्या है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन, यह जो है प्राकृतिक गैस है दोस्तों। प्राकृतिक गैस दोस्तों एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होती है। बाकी आपका जो बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, मोम है, ये सब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस के बारे में एक ये भी है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? आपको यह बताना है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का शोध संस्थान मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। इसका निर्माण दोस्तों 1984 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? आपको यह बताना है। पहला है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो यह भी आपका सही है। चौथा है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यह गलत है दोस्तों। सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, कुछ खनिज जो है धात्विक भी होते हैं। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो ध्यान से आप लोग मिलाइए इसको। नर्मदा घाटी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आखेट और संग्रहण से है। ठीक है, दूसरे से आप इसको मिलाएंगे। वज्जी की बात करते हैं, तो वज्जी का संबंध किससे है? आरंभिक गणतंत्र से है। पहले से आप इसको मिलाएंगे। गारो पहाड़ियाँ, ये जो है आरंभिक कृषि से संबंधित है, तो आरंभिक कृषि 5वें नंबर पर है, आप इससे मिलाएंगे। गंगा घाटी का संबंध जो है 2500 वर्ष पूर्व के शहर से है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से आप इसको मिलाएंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इसका संबंध प्रथम नगर से है, तो आप जो है प्रथम नगर से इसे मिलाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको मिला सकते हैं। ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिए। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कथन से संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान से आप लोग इसे देखिए। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है? आपको यह बताना है। पहला कथन है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि में बांटना उपयुक्त है? तो यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए आपका यह जो है गलत है। दूसरा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो बिल्कुल समस्यात्मक है लंबी समयावधि घटनाओं को, तो इसलिए आपका यहाँ पे बी वाला तो बिल्कुल सही है, ए वाला गलत है। यहाँ पे ए गलत है और
बी सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए गलत है किंतु बी सही है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। यह जो है 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। यह भी दोस्तों 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन दोस्तों बी जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी विचारों को यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे जो है क्या बताया गया, यहाँ पे जो है कई चित्रों में आसपास के बदलाव का उपहास किया गया और महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो जो है बी जो है ए की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग देखिए। यहाँ पे आपका जो है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, आपको यह बताना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए। पहला है कांगड़ा शैली की चित्रकला, दूसरा है गिरनार शैल अभिलेख, तीसरा है पादशाहनामा चित्रकला, चौथा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो यहाँ पे आपको भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है दोस्तों। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं हैं दोस्तों, ये जो है इससे जो है विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है और इसमें ही जो है प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला बिल्कुल सही है, ये जो है प्राथमिक स्रोत इसे माना जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या सही है। तो दोस्तों देखिए, पहले ब्रिटिश काल से पहले दोस्तों कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल से पहले कोई भी निश्चित शिक्षण संस्थान जो है नहीं था। उस समय क्या होता था, उस समय जो है मौलवी या पंडित जी रहते थे जो कि अपने निवास स्थान पर ही बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, और उन बच्चों को दोस्तों साल भर शिक्षा दी जाती थी, साल भर पढ़ाया जाता था, सिवाय उस समय जब फसल की कटाई होती थी। फसल की कटाई के समय को छोड़कर और जब वे खेतों में काम करते थे उस समय छोड़कर जो है बाकी साल भर उन्हें पढ़ाया जाता था। इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। ए बी दोनों कथन देखना है। पहला है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते हैं। क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है दोस्तों। यह जो है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। बिल्कुल बताया गया कि जो है हर भाषा का अपना एक महत्व है। तो यहाँ पे बी कथन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। तो ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ए गलत है किंतु बी सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य क्या है, आपको यह बताना है। तो ध्यान से देखिए, बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा या बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? BCE का तात्पर्य क्या है, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपका बिफोर कॉमन एरा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। देखिए BCE का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? बिफोर कॉमन एरा। और केवल BCE का तात्पर्य क्या होता है? केवल BCE का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व। हिंदी में इसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो यहाँ पे आप बताइए कैसे आप जानते थे? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। यह गलत है।
महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, तो यह इसमें जो है आपका कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट है। शुतुरमुर्ग के अंडों से दोस्तों उस समय जो है मनके भी बनाए जाते थे, तो यहाँ पे आपका दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आपको यह बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको चारों कथनों में से बताना है कौन सा सही है। अनुमान के आधार पर आपको बताना है। पहला है, ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बिल्कुल यह सही है, यह भी एक कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। दूसरा है, जंगलों का विनाश हो गया होगा इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो यह भी सही है, यह भी विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है। तीसरा है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यह गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो नदियों से काफ़ी दूर थे, तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सी वाला तो गलत है। चौथा है, संभवतः नदियाँ सूख गई जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो विद्वान लोग इसे भी मानते हैं कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो यहाँ पे सी को छोड़कर बाकी ए बी डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ए बी डी आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है आपको बताना है। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से, तो यह तो गलत है, कुछ संकेतों के माध्यम से नहीं दर्शाई गई थी, बल्कि व्यापक रूप से जो है मूर्तियां जो है उनकी बनाई गई थी, तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, यह बिल्कुल सही है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यह आपका बिल्कुल सही है कि बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। ठीक है, और तीसरा है, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया, यह गलत है, बोधिसत्वों को दोस्तों स्वीकारा गया था। चौथा है, मूर्तिकला के केंद्रों में मथुरा तथा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, तो यह भी सही नहीं है, आपका केवल दूसरा विकल्प सही है दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ये जो है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन एवं समेकन के संदर्भ में सही क्या है, आपको यह बताना है। पहला है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, क्या यह सही है, तो यह जो है सही नहीं है दोस्तों। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया, तो यह भी सही नहीं है, जो सुल्तान के सैनिक थे जो है वह इसे पैठने में नाकामयाब थे, या कह सकते हैं अक्षम थे, यह भी सही नहीं है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, यह बिल्कुल सही है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यह आपका बिल्कुल सही है दोस्तों कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, यह तो सही है, बहुत कम जानकारी मिलती है। दूसरा है, अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही आपको बताना था कि कौन सा गलत है। अधिकांश जनजाति समूहों ने अपने बारे में कोई या किसी के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, यही आपको बताना था। तीसरा देख लेते हैं, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, यह भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन ही गलत है, यही आपको बताना था कि इसमें कौन सा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, आपको यह बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, या दूसरा है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करना, यह सही नहीं है। भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर, और चौथा है, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इसमें जो है आपका कौन सा सही है। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल
राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, यह तो लोकतंत्र की विशेषता है, सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, यह भी सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यह जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों। इसमें जो है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है, बल्कि प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा तो बिल्कुल विशेषता नहीं है, यही आपको यहाँ पे बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? आप लोग बताइए, छोटा तिब्बत किसे कहा गया है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश, या सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लद्दाख को दोस्तों छोटा तिब्बत का पठार कहा जाता है, या छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं, आपको यह बताना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए किसे कहते हैं। पहला है न्यायिक सेवाओं में आवेदन का प्रावधान, यह तो नहीं है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, यह भी सही नहीं है। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने, यह भी अपील प्रणाली संबंधित नहीं है। चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यह बिल्कुल सही है। अपील प्रणाली का तात्पर्य यही है दोस्तों कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, तो यह तो बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय पठार का यह लक्षण है। दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखलाएं स्थित है, यह भी सही है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है। तीसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, यह भी सही है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है। चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, यह गलत है दोस्तों। पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं महानदी और कृष्णा नदियां, कहाँ बहती हैं? पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, आपको यह बताना है। तो पहला है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है बिल्कुल। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी, और मकर रेखा भी गुजरती है। तो यह तो आपका बिल्कुल सही है, यही आपको बताना था कौन सा सही है। तीसरा चौथा विकल्प देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में नहीं स्थित है, यह जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है, यह भी गलत है दोस्तों। यूराल पर्वत जो है एशिया तथा यूरोप को अलग करता है, अफ्रीका को नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है चौथा भी गलत है, यहाँ पे दोस्तों आपका केवल दूसरा ही सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों वर्षा होती है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यह पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, या फिर पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, या फिर चौथा पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यह समय दोस्तों मानसून के लौटने का समय होता है, यह जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? कोस्टा रिका उपागम, कोस्टा रिका क्या है दोस्तों? कोस्टा रिका जो है एक देश है, ठीक है, कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। इस देश में जो है 20वीं शताब्दी में एक बार जो है भयंकर गृह युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसके बाद जो है 1949 में जो है इस देश ने क्या किया, अपनी सेना को समाप्त कर दिया, ताकि जो है वहाँ की जन स्वास्थ्य पर जो है ज़्यादा खर्च किया जा सके।
तो इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कोस्टा रिका उपागम के बारे में इसमें आपका सही हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, तो कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। किस जगह पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की है, तो ऑप्शन है गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर। यहाँ पे आपका क्या सही होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर है कार्यस्थलों पर। तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, क्या विधानसभा के सदस्य या संसद के सदस्य या केंद्र सरकार या अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा दोस्तों, भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, केंद्र सरकार करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी लोग देखिए, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। देखिए दोस्तों, पटवारी जो होता है यह ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है, राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी यह भी जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेखपाल भी प्रशासनिक अधिकारी होता है। इन सब की नियुक्ति दोस्तों राज्य सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन नगर निगम, वार्ड काउंसलर ये जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं, इनका जो है इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका जो दोस्तों चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, नगर निगम, वार्ड काउंसलर ये जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है, आपको यह बताना है। तो डी.के. बासु निर्देश क्या है, ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। डी.के. बासु निर्देश क्या है, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ निर्देश होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है आपको बताना है। भारत का संविधान या जनगणना रिपोर्ट 2011 या जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड या हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो है इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक है ये जो है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो पुस्तकें हो गई, जीवन चरित्र हो गए, इतिहास की पाठ्यपुस्तकें, ये सब जो है द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो बिल्कुल सही है, परीक्षाएं जो होती हैं दोस्तों ये कृत्रिम परिस्थितियां होती हैं, पहला ऑप्शन सही है। स्मृति परीक्षण से दूर, दस्ताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करता है, बिल्कुल यह तनाव को कम करता है। स्मृति परीक्षण से दूर दस्ताओं के परीक्षण पर जोर देना यह तनाव को कम करता है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोनों कथन ए और बी यहाँ पे सही होने चाहिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का, आपको बताना है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंध का बोध कराना
यह शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना जो है यह उद्देश्य नहीं होता है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, यह भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, यह जो है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे आपका दूसरा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की। तो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करना, यह तो पहला ही गलत है। ठीक है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, तो वर्गीकृत और चिन्हित नहीं करना है, यह भी जो है आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, क्या यह सही है? तो यह भी सही नहीं है। सामाजिक विभेदों को नहीं दर्शाना है, इसका आकलन नहीं करना है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना या तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना या फीडबैक देना, यह जो है आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं, यह सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, बिल्कुल प्रेरित करते हैं, यह भी आपका सही है। तीसरा है फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो जाती हैं, बिल्कुल यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, ABC भी आपका सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने, तो एक ही तरीके से, यह गलत है। डी ऑप्शन गलत है, केवल A, B और C आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ABC सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है, आपको यह बताना है। तो मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही है आपको बताना है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल यह सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, पहला तो सही है। दूसरा है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया, यह गलत है। और तीसरा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, यह भी गलत है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, तो यह भी आपका गलत है। यहाँ पे केवल आपका A ऑप्शन ही सही है दोस्तों, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो केवल A आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए, आपको यह बताना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें, बिल्कुल यह तो सही है। विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए, ठीक है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कक्षा में शिक्षार्थियों उनके निजी पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, निजी पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित नहीं करना है उनको, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है देखिए, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे A और C बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है, B ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो A एवं C आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किस लिए होता है आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, तो वंशावली चार्ट का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, तो इसके लिए भी वंशावली चार्ट का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, यह भी सही है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है वंशावली चार्ट का। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ABC तीनों बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा, ABC पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूलन करना चाहिए। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यह बिल्कुल करना चाहिए। ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। दूसरा देखते हैं, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों। दृष्टिबाधित छात्र के लिए आकर्षक दृश्य जो है किसी काम का नहीं होता है, तो यह तो आपका बी ऑप्शन गलत है। और तीसरा है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करके, बिल्कुल भी कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी वाला भी सही है। आगे देखते हैं, ए सी सही है, बी गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मतलब कि स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना। तो यहाँ पे आपका ए सी डी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ए सी डी आपका यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट विधि कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो बिल्कुल यह सही है, प्रोजेक्ट विधि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह भी आपका सही है, ए और बी सही है। यह पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, यह गलत है, आपका सी ऑप्शन गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, यह भी आपका सही है। तो ए बी और डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ए बी एवं डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, आपको यह बताना है। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक के रूप में देखेगी, या स्रोत के आधार पर कल्पनाशील के रूप में देखेगी, या समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले के रूप में देखेगी, या विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले के रूप में देखेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, आपको यहाँ यह बताना है। यहाँ पे दोस्तों क्या सही है, यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन तो सही है बिल्कुल, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक के रूप में देखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन भी सही है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील के रूप में भी देखेगी। तो यहाँ पे ए बी तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। और सी ऑप्शन देखते हैं, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले के रूप में भी देखेगी, यह भी सही है। डी ऑप्शन आपका सही है, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने के रूप में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन गलत है। तो केवल ए बी और सी ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसे देखते हैं किसमें है, ए बी सी ये जो है दूसरे विकल्प में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न चल रहा है दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो समावेशी बनाने में क्या सहायक हो सकता है, आपको यह बताना है। पहला है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, यह समावेशी बनाने के लिए बिल्कुल सहायक हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा है, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तो एक रूप निर्देश एक निश्चित शिक्षण शैली यह गलत होता है, यह जो है समावेशी बनाने में सहायक नहीं हो सकता है। तीसरा है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, क्या यह जो है समावेशी बनाने में सहायक हो सकता है। तो दोस्तों यह भी सहायक हो सकता है, ए और बी आपका बिल्कुल हो सकता है। एक परीक्षा पत्र सभी परीक्षार्थियों के लिए, तो यह भी गलत है। तो बी और डी गलत है दोस्तों, इसमें केवल ए और सी यहाँ पे आपका सही है। तो ए और सी किसमें है, आप लोग देखिए, ए और सी दूसरे विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, आपको यह बताना है। तो इसमें देखिए, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, क्या यह सही है। तो यह तो सही नहीं है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह भी सही नहीं है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, यह बताना है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, यह जो है सीखना आवश्यक है। ठीक है, तो यह जरूरी है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। पहला ऑप्शन है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। यह विविधता को नहीं दर्शाता दोस्तों, यह सही नहीं है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। यह भी कोई विविधता को नहीं दर्शा रहा है। और तीसरा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। यह भी विविधता को नहीं दर्शाता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो यहाँ बांग्ला और हिंदी यह जो है विविधता को दर्शा रहा है दोस्तों। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? क्या मिजोरम एवं मेघालय मानचित्र पर, या मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, या अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये सभी चीजें जो है इनसे संबंधित है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसे छोड़कर आपको यही बताना है। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, यह तो सही है, इसे नहीं छोड़ना है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तो समान उत्तर के लिए प्रोत्साहन नहीं देना है, यह जो है सही नहीं है, यही आपको बताना था। तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, यह भी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। और तीसरा है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो तीसरा बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या आवश्यक है आपको बताना है। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। क्या यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, यह बिल्कुल सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तीसरा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। तो यह तो गलत है, यह शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाएगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, तो यह भी जो है आपका सही है। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, बी और डी सही है, ए और सी गलत है। ठीक है, तो बी और डी आपका इसमें सही है, बी और डी तीसरे विकल्प में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है आपको यह बताना है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके क्या संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो बिल्कुल प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है। भारतीय समाज परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, तो यह भी जो है संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही है। आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह भी सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर यह बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका गलत है, ए बी सी केवल सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, क्या प्रयास करेगा आपको यह बताना है यहाँ पे। तो पहला है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, पहला तो सही है आपका यहाँ पे। दूसरा देखते हैं इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, यह भी आपका सही है। और
तीसरा क्या है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। तो प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करना और इतिहास व्याख्यान, ये आपका गलत है, ठीक है, यह तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। चौथा क्या है देखते हैं, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। तो यह भी आपका सही है। तो ए बी डी आपका सही है, केवल सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे गलत है। तो ए बी डी आपका इसमें राइट है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, आपको यह बताना है। समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। यहाँ पे आपका जीवन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं। तो 4, 1, 2 या 0। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, 2 सदस्य। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया वर्तमान में समाप्त कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया। क्या एक तंत्र हो गया, या तानाशाही हो गया, या लोकतंत्र, या अल्पतंत्र। तो देखिए दोस्तों, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा 60 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सब प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलेंगे हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।